नमस्कार दर्शकों, बाबा की खैरी क्योटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? राम राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, परसों से और लगातार हम आपसे कुश्ती पर बात कर रहे हैं और जो आपने विनेश फोगाट पे पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दी है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हर आदमी अपने थोड़े थोड़े तथ्य लेके थोड़े थोड़े सच लेके कूद पड़ रहा है मैदान में नैरेटिव वॉर करने। पर तथ्यात्मक रूप से आपने जो विश्लेषण किया वो अमेजिंग था। तो अभी हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सुना है कि शायद वो अपने इस डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ लीगली इसको जो है परसू कर रही हैं, तो क्या स्टेटस है बाबा जी, जरा बताएं। देखिए, ऐसा है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है स्पोर्ट्स के लिए, CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी और इसका हेडक्वार्टर लुजान में है, स्विट्जरलैंड में। और जब भी ओलंपिक्स होती है तो ये अपनी एक एडहॉक पीठ जो है, एडहॉक ऑफिस विद अ जज, ये बना लेते हैं हमेशा ओलंपिक में। अगर आपको ध्यान हो कि रियो ओलंपिक में भी जब नरसिंह यादव का जब केस चल रहा था, वो 4 साल का, उनको यहाँ पे डोप में जो केस हुआ था, यहाँ से वो फिर बरी होके ओलंपिक खेलने चले गए थे, तो वहां पे उनके ऊपर दोबारा सुनवाई हुई और वहां पे CAS में ही वो सुनवाई हुई थी। एंड बकायदा इट वाज अ कोर्ट प्रोसीडिंग, बकायदा एक जज था और दोनों तरफ के वकीलों ने जो है जिरह की थी, बहस की थी, बड़े बड़े उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स आए थे और फिर उसमें फैसला दिया था उन्होंने और 4 साल का बैन लगाया था। तो ये ऐसे बहुत से मसले ओलंपिक के दौरान आते हैं जिसको कि CAS सुनता है और उस पर तुरंत त्वरित फैसला देता है। तो इन्होंने अपील किया है कि चूंकि हम फाइनल में तो पहुंच गए हैं, तो हमारा सिल्वर तो पक्का हो ही गया है और अब हम ओवरवेट हो गए हैं, तो हमारी पहले दिन की जो अचीवमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और हमारे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई एम ए फाइनलिस्ट एंड एनीबडी हु इज द फाइनलिस्ट इज एलिजिबल फॉर सिल्वर मेडल एटलीस्ट, तो हमको मेरा सिल्वर दे दिया जाए कम से कम। अब हुआ क्या है कि भैया वहां तो इनको किया गया डिस्क्वालीफाई, तो जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो नाउ द स्टैंडिंग इज, जो अब जो है कि शी इज रैंक्ड लास्ट विदाउट अ रैंक, मतलब 8 8 16 टोटल एक वजन में खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका नाम 16वें रैंक पे लिखा जाएगा और उसमें भी 16वीं रैंकिंग नहीं होगी, उसके आगे लिखा होगा डिस्क्वालिफाइड। ये लीगल जो स्टेटस है इनका आज की तारीख में। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे सिल्वर मेडल दे देना चाहिए। और देखिए, मतलब नेकेड आइज से अगर देखा जाए, एक सिंपल लॉजिक से देखा जाए तो वो लॉजिकल है बात, आम आदमी को लॉजिकल लग सकती है कि भाई अच्छा, उनका एक तर्क है कि जिस दिन मैं पहले दिन 3 कुश्ती लड़ी, उस दिन तो मेरा वजन सही था, मेरा वजन पूरा था, जितना होना चाहिए उतना था, तो वो मेरी 3 कुश्ती तो वैलिड है ना, इसलिए मुझे दे दिया जाए। अब थोड़ा सा रूल बुक को पढ़ने की जरूरत है। रूल्स रूल्स ये कहते हैं कि आपको इस टूर्नामेंट में मेडल जीतने के लिए 2 दिन वजन देना है। ये आर्टिकल 11 में स्पष्ट लिखा है, 2 दिन वजन दे। जैसे एक, मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए सांसद बनने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भाई भारत का नागरिक होना चाहिए,
25 साल का होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, दिवालिया या कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसे 4-5 शर्तें हैं ना, वो पांचों शर्तें पूरी होनी चाहिए। 4 अगर होंगी कि मैं सब कुछ हूं जी, बाकी सारा तो सही है, पर मैं तो मेंटली अनस्टेबल हूं, जैसे हमारे पप्पू जी हैं, जैसे मैं बाकी सारी शर्तें तो पूरे करता हूं, पर मैं भारत का नागरिक नहीं हूं सिर्फ, तो यार 4 शर्तें तो मैं पूरी कर रहा हूं ना, मुझे कुछ तो दे दो। ये लॉजिक हो गया। रूल बुक जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू की जो रूल बुक है वो स्पष्ट कहती है कि आपको 2 दिन वजन देना है, दूसरे दिन आप ओवरवेट हो गए। अब मान लीजिए, एक तो सी लोग कहते हैं ना मर्सी पिटिशन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या लॉजिकल ग्राउंड। सर देखिए, मैंने बोला ना, लॉजिक फॉजिक नहीं चलता है वहां, तो बात होगी तथ्यों पे, है ना, लॉजिक पे नहीं होगी, तथ्य पे, इमोशन पे भी नहीं होगी। बेचारी लड़की बहुत मेहनत किया है, एकरा साथ बहुत शोषण हुआ है, एकरा बाप बचपन में मर गया था, ये टूअर है। सर ये सब मेरे आपके डिस्कस करने के लिए हो सकता है, कोर्ट जब ये सब सुनवाई करेगी। जी। ये सब टीवी स्टूडियो टीवी शोज जो आते हैं ना सर, जहाँ लोग गाने गाते हैं और डांस करते हैं, वहां ये सब दुख भरी कहानियां चलती हैं, और यही चलती हैं आजकल, तो केबीसी में भी चलने लगा है। पर स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है, विधा है, जहां पे विशुद्ध जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है और उसके जो रूल्स है, नियम है, आप जी। स्पोर्ट्स से नियम हटा दीजिए तो स्पोर्ट्स कहाँ रहा फिर। आप फुटबॉल से वो गोल पोस्ट हटा दीजिए तो फिर फुटबॉल फुटबॉल कहाँ रहा। तो अब ठीक है, तो अब तो भारत सरकार का क्या रोल है सर इसमें, कैसे मदद कर रही, भारत क्या कर रही है? क्योंकि संसद में भारत स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बयान भी दिया, सब कुछ किया जी। सर, भारत सरकार के रोल पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले देख लें कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी और रेसलिंग कम्युनिटी क्या कहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, पूरी की पूरी जो रेसलिंग कम्युनिटी है वो विनेश के साथ खड़ी है, पहलवान और कोचेस। और पहलवानों ने तो यहां तक डिमांड कर दी है कि भैया ये तुम्हारा जो वजन वाला जो सिस्टम है ये बहुत कड़ा है, ये तो जान निकाल देता है। एक तो तुम 2 दिन वजन लेना ही बंद करो, और दूसरे दिन 1 किलो की, कुछ लोगों ने कहा 1 किलो की छूट दो, कुछ ने कहा 2 किलो की छूट दो। पर ये पहलवान लोग बोल रहे हैं, कोचेस बोल रहे हैं, उनके डाइटिशियंस बोल रहे हैं। यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या बोलती है? उन्होंने कहा हम ये चाहते ही नहीं है कि ओवरवेट लोग किसी लोअर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करें, ये खेल की भावना के विपरीत है। मैं इसको पूरी तरह इस फिलॉसफी से सहमत हूं। सर देखिए, बात हम खेल भावना की कर रहे हैं। भाई पेरे दी कुबरतीन जो ओलंपिक चार्टर है उसमें यह कहा है कि पदक जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खेल भावना को खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन। सर इधर क्या हुआ कि ओलंपिक के साथ इतना बड़ा एक स्टेटस जुड़ गया, इट बिकेम स्टेटस सिंबल, और करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए की एक इकोनॉमी खड़ी हो गई इसके साथ। आखिर डोपिंग क्या है? सर आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार है कंपनियों का, जो कि सिर्फ डोपिंग करके, चीटिंग करके, लोगों को धोखा देके ओलंपिक मेडल जीतने का कारोबार करते हैं। इसीलिए तो आईओसी जो है वो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड की जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है वो डोपिंग के खिलाफ जो लगी हुई है। क्यों? इट किल्स द स्पोर्ट्स। सर अच्छा मुझे एक बात बताइए, चाइना में, मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट बात बताता हूं, चाइना ने डिसाइड किया कि हम
जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं, वैसे मिलिट्री सुपर पावर बनेंगे, वैसे स्पोर्ट्स की भी सुपर पावर बनेंगे। अपने यहाँ उन्होंने ओलंपिक कराया, अब उनको ओलंपिक में भी ओलंपिक करा रहे हो तो फिर मेडल टैली में भी फर्स्ट आने चाहिए। तो 50-60 ओलंपिक गोल्ड, 50-60 मतलब 100-150 मेडल जीतना है। अब उनका स्टैंडर्ड ऐसा था नहीं, उनको वो 2-4 मेडल वाले थे हमारी तरह पुराने जमाने में। तो सर जब उन्होंने सियोल में, बीजिंग में जब ओलंपिक्स कराए, तो उसके लिए 12 ईयर प्रोजेक्ट बनाया। अब चाइना का बच्चा तो माँ बाप का बच्चा होता नहीं, वो तो सरकारी बच्चा होता है। भ्रूण में ही उन दिनों चाइना में वो पॉलिसी चल रही थी कि अगर आपने दूसरा बच्चा सरकार की परमिशन के बिना पैदा कर लिया तो डिलीवरी के चौथे दिन चाइना की पुलिस, आपको मालूम है ये बात, डिलीवरी के चौथे दिन चाइना की पुलिस आती थी और उस बच्चे के यहाँ पे, इस जगह तालू इसको बोलते हैं, एकदम एक पिलपिला सॉफ्ट सी जगह होती है, वहां पे जहर का इंजेक्शन देती थी चाइनीज गवर्नमेंट। उस रजीम में की ये बातें हैं, मैं जहां बता रहा हूं आपको। तो सर वहां से 12 साल पहले उन्होंने चाइना में लाखों बच्चों को सेलेक्ट किया ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए, और उस वक्त उन बच्चों की उम्र थी 6 से 8 साल। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको गवर्नमेंट छीन के अपने पास ले गई, छीन के ले गई, और सर उनको अमानवीय टॉर्चर करके ओलंपिक की ट्रेनिंग कराएगी। अमानवीय मशीन बना दिया गया। सर इतनी भयानक टॉर्चर की कहानियां हैं चाइना की कि आप सुन के दहल जाएंगे और आप बोलेंगे साला ये इस धरती पे स्टेडियम नाम की, ओलंपिक नाम की और कंपटीशन पे टोटल, अगर आपको मैं चाइना की वो कहानियां सुना दूं, मेडल जीतने के लिए चाइना ने अपने देश के बच्चों को किस हद तक टॉर्चर किया है। सर आप जिंदगी में खेल खिलाड़ी मेडल कंपटीशन का नाम नहीं लेंगे, कहते ये इतनी गंदी चीज है। एक मेडल के लिए हम अपने बच्चों को इस कदर टॉर्चर कर रहे हैं। सर और मैं बता रहा हूं ना, दे वर मेड गिनी पिग्स। हम स्पोर्ट्स किस लिए करते हैं? मैं हमेशा लोगों को एक बात, मुझसे ना लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये कराना चाहता हूं, मैं ओलंपिक मेडल। मैंने कहा भैया देखो, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का लक्ष्य रखोगे तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1.5 लाख सीट्स हैं। मतलब आज हिंदुस्तान में 1.5 लाख बच्चा चाहे तो मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट और सरकारी मिला के, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो अगर रूस चला जाए, इधर उधर चला जाए, तो 2-2.5-3 लाख बच्चा डॉक्टर बन सकता है हर साल, एडमिशन ले सकता है। पर ओलंपिक में इंडिया में 140, सॉरी, नेशनल चैंपियन अगर बनाने का ख्वाब जीत रख लोगे तो 140 करोड़ में एक सीट होती है, और अगर ओलंपिक का ख्वाब रख लोगे तो 7 बिलियन लोगों में एक सीट होती है। डॉक्टरी पढ़ने के लिए 3 लाख सीट है। डॉक्टर बनने की संभावना ओलंपिक पदक के तुलना में 1:7 बिलियन है, या अगर सीटों की तुलना में तो इंडिया में इट इज 1:, नेशनल चैंपियन या डॉक्टर बनने का जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 1:3 लाख। 3 लाख गुना ज्यादा संभावना है कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, नेशनल चैंपियन बनने की। आई होप यू अंडरस्टैंड माय व्हाट इज माय पॉइंट। तो सर मैं ये कहता हूं कि भैया स्पोर्ट्स इज फॉर फन, स्पोर्ट्स को लाइफस्टाइल बनाओ। ये सिर्फ बचपन में करने की चीज नहीं है, ये आजीवन स्पोर्ट्स एक जीवन शैली बनाइए। मेडल जीतने के लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए ही स्पोर्ट्स मत कीजिए, वह उसका एक भाग है। जैसे पढ़ना, सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत पढ़ो यार, आजीवन पढ़ो। पढ़ने से ज्यादा अच्छा फन, साहित्य पढ़ने में जो आनंद है सर, आप बताइए क्यों, है कि नहीं? तो स्पोर्ट्स को जीवन शैली बनाने की जरूरत है। पेरेंद्र कुबर्ती ने भी मॉडर्न ओलंपिक्स की जब स्थापना की थी तो इसी भावना के साथ की थी। हम लोगों ने, और कुछ ये जो जब इसका बाजारीकरण हुआ तो ये तो अब टूल बन गया है पावर का, स्टेटस का, पैसा, रुतबा, स्टारडम,
तो सर अब बात है कि उसके लिए लोगों ने सारे तमाम शॉर्टकट्स अपनाने शुरू कर दिए हैं। आज जो हम देख रहे हैं, अब यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि अपनी कैटेगरी में खेलिए। अगर आपका शरीर जो नेचुरल शरीर है वो 60 किलो का है, तो आप 60 किलो में खेलिए, सो दैट यू कैन एंजॉय द प्रोसेस ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। सर अल्टीमेटली तो आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, या उस आखिरी क्षण को। जैसे हम क्या कहते हैं, जब हम लेह लद्दाख घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं कि नो नो, द डेस्टिनेशन इज नॉट द फन। वहां पहुंच के तो लोगों को लगता है कहाँ आ गए यार, कहाँ सारी दुनिया लेह लद्दाख चिल्लाती है। हम कहते हैं ना 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 ना। लेकिन जब हम लेह लद्दाख बाइक पे जाते हैं ना सर, तो लेह लद्दाख पहुंचने में कोई फन नहीं है। पहुंच के तो बोलेंगे अरे यार कहाँ आ गए। तो जर्नी है ना वो, दैट इज द फन। उसको इसलिए मैं कहता हूं यार, हवाई जहाज से लेह लद्दाख जा रहे हो तो मत जाओ यार। लेह लद्दाख जाना हमेशा रोड पे जाओ और टाइम लेके जाओ, 3-4 दिनों में लेह लद्दाख पहुंचो। सर उसी तरह सर गोल्ड मेडल इज द जर्नी। सर उस जर्नी को एंजॉय करना है ना। खेल भावना क्या कहती है? तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि भैया हम ये, जैसे लोगों ने कहा कि यार ये तुम्हारा वजन लेने वाला तो मार देता है आदमी को, तो उन्होंने कहा हम तो ये चाहते हैं कि तुम ये मार देने वाली पहलवानी करो ही मत। अगर तुम 60 किलो का है तो सिर्फ पदक जीतने के लिए 50 किलो में लड़ते हो, तब तो तुम्हारा टॉर्चर होगा ही। सर विनेश फोगाट इसी टॉर्चर के लिए गुजरी ना, इसी टॉर्चर से गुजरी है, और अंत में पोडियम तक पहुंच के फेल हो गई। देखिए मैं थोड़ी सी ना बड़ी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं, लोगों को, आम लोगों को ये बात समझ में हो सकता है ना आए। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू वहां पर सीएएस में ये बहस करेगी। निनाद लोलोविच जो हमारी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बकायदा कल बयान दिया है कि नो, आई वांट wrestlers to participate in their natural weight category। नेचुरल मीन्स जो भगवान ने उनका उस वक्त जो शरीर दिया उसमें पार्टिसिपेट करो। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू इस केस को बहुत स्ट्रांगली फाइट करेगी, और मैं तो कहता हूं कि अगर निनाद लोलोविच सचमुच अपने इस मिशन के प्रति सीरियस है, और पूरी रेसलिंग फ्रेटर्निटी को सामने आना चाहिए, और हर कुश्ती से पहले वजन लो सर, हर कुश्ती से पहले वजन लो। तो इससे क्या होगा फिर, विनेश फोगाट जो है ना, फिर 57 किलो में लड़ेंगी अपने आप ही नेचुरल। 50 किलो में लड़ना असंभव बना दो नियमों के थ्रू। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक और उदाहरण याद आता है सर मुझे, कपिल देव जी रिटायर ही नहीं होना चाह रहे थे, बस ये था कि उनकी लाज रखी जा रही थी, और वो उनका शरीर और बहुत सारी चीजें जो जवाब देने लगी थी, और वो अपने बहुत सारे जूनियर से कैप्टनसी के अंदर, मतलब अंततः जो है कहा गया कि हे प्रभु हो जाइए, सम्मानजनक विदाई ले लीजिए। सिर्फ स्पोर्ट्स में आप अगर नेचुरली अपने फॉर्म में जो आपके कंस्ट्रेंट हैं, स्पोर्ट्स जिस कंस्ट्रेंट में आपको कहता है कि अब परफॉर्म करिए, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो सर तुम मैं भाई क्रिकेटर अगर आके गली मोहल्ले में खेलने लगे और मारे 100 रन 200 रन मार दे, क्या तक फर्क पड़ता है? पर आपको अपने लेवल के लोगों से compete करना है ना। तो आप बेवजह अपनी वेट कैटेगरी घटा रहे हो, वो भी आपने बताया, जैसे कि टॉर्चर करके अपने आप को। आपने बताया कि 50 किलो तक लाने के लिए उसने 10 दिन भूखी रही, डाइटिशियन ये वो, मतलब अपनी क्षमताओं को सही जगह बढ़ाने की बजाय अपने क्षमताओं को गलत दिशा में अपनी सारी एनर्जी लगा दी, और 10 दिन भूखा रह के 50 के अंदर समहाउ आ गई। तो अपने से जूनियर को हराया ना तुमने, अपने से बहुत वीक अपने लेवल के बच्चे को नहीं हराया। वो अपनी कैटेगरी में 50 किलो में तो वो वर्ल्ड नंबर 1 थे। अब सिर्फ ये कि मीडिया में हेडलाइन बन जाए कि हमने अब मैं मतलब ये जो बेसिक तथ्य हैं उसके, तो ये कहीं से भी उचित तो नहीं लगता है। आप बहुत बढ़िया पहलवान हैं, आपने मेहनत की, आपने अपने देश के लिए इतने मेडल लाए, आपने अपना करियर बनाया, बहुत अच्छी बात है, वी ऑल एग्री ऑन दैट। बट कम से कम
यह जो एक प्रक्रिया थी, मुझे बस ये लग रहा था कि भाई अपने जूनियर से लड़के आप मेडल ले भी लोगे तो आप क्या कर लो, और ये बात छिप जाती अगर इनकी वेट कैटेगरी की ये बात ना आती तो। ये तो कुछ छिपा के जा रही थी ना सर। खैर, फिर भी मैं अब आपसे वही मेरा सवाल ये कि पर है तो भारत की बेटी, भारत पूरी तरह समर्थन में खड़ा है, और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ही करेंगे कि, तो इस मामले में इनका क्या प्रयास हो रहा है सर? यहाँ राजनीतिक पार्टियां तो बहुत फालतू बातें कर रही हैं, पर सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस प्रकार का समर्थन या किस प्रकार का सहयोग दे रही है इनको? तो देखिए, पिछले 2 सालों से विनेश फोगाट को हमारे विपक्षी दलों ने भारतीय राजनीति में एक पॉलिटिकल टूल बना रखा है। विनेश फोगाट एक ऐसी लाठी है जिससे मोदी को पीटा जा सके, भाजपा को पीटा जा सके, और ये पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से चल रहा है, और मैं इसकी पहले दिन से लड़ाई लड़ रहा हूं कि विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक, आप ये टूल मत बनिए, है ना, और आप पूरे भारतीय स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बदनाम मत कीजिए। आप पॉलिटिशियंस के हाथ का खिलौना, उनके डंडा, उनकी लाठी मत बनिए। खैर, तो सब जैसे ही अब घिनौना खेल जो कि भारतीय विपक्ष ने या इन्होंने शुरू किया कि पहली कुश्ती जीतने के साथ ही जो विषाक्त माहौल इस देश में बनाया गया कि जैसे ही जापानी को विनेश फोगाट ने हराया, मोदी को गाली देना शुरू हो गया, मोदी और ब्रजभूषण शरण सिंह को, वो आपने सबने देखा। तो जब आप एक इंटरनेशनल इवेंट में, जहां वो लड़की, या तो बोलो ना आप कि वहां पर भी वो कांग्रेस पार्टी या इंडी अलायंस को रिप्रेजेंट कर रही है, आप एक काम करिए ना, सीधी सी बात है, हाथ का पंजा पीछे लगवा लीजिए अपनी कॉस्ट्यूम के पीछे सर, और जो भाजपाई है वो कमल का फूल लगवा के ओलंपिक खेल लो, और फिर आप जो है ये सब करें तो अच्छा लगता है। भाई वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये गंदगी पहली कुश्ती के साथ जो मचानी शुरू की, और वो बढ़ती चली गई, शाम तक आके तो वो स्लग फेस्ट, गाली महोत्सव बन गया था, और पूरा इंडिया अलायंस समर्थक, पूरा वर्ग जो है वो विनेश को सपोर्ट कर रहा था। हम भी कर रहे थे, पर उन्होंने उस सपोर्ट को पॉलिटिकल बना दिया था, ये पूरा देश देख रहा था। अब जब मेडल नहीं आया और एक गफलत हो गई, तो सर वो जो पॉलिटिकल माहौल बनाया हुआ था देश में, है ना, वो जो विनेश फोगाट, अच्छा, विनेश फोगाट खुद भी पॉलिटिकल टूल बनी है। विनेश फोगाट के ताऊ ने बोल दिया ये तो ब्रजभूषण के मुंह पे तमाचा है। जैसे ही पहली कुश्ती जीती, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के ट्वीट्स आने लग गए, क्यों कि ये तो सिस्टम से हार गई थी, इस लड़की को तुमने सड़कों पे घसीटा था, और वो क्या नाम, तमाम फोटोग्राफ्स पूरे सोशल मीडिया पे तैरने लगी, पूरा दुनिया उनको देख रही थी। अच्छा, ये वही लड़की है जिसको सड़कों पे पुलिस ने घसीटा था। अरे भाई, वो इट वाज अ पॉलिटिकल एजिटेशन। आपकी लड़की पहलवानी छोड़ के पॉलिटिक्स कर रही थी। तो सर विनेश फोगाट के कुश्ती के साथ साथ बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के ट्वीट्स भी विषैले, विषाक्त होते जा रहे थे। किस मुंह से मोदी फोन करेंगे? मोदी फोन करेंगे क्या? विनेश को भी बधाई देंगे क्या? तो सर ऐसे में जब मेडल नहीं आया, या चूक गई, या डिस्क्वालीफाई हो गई, तो अब इस जो कबाल है ना, ये जो गिरोह है, गैंग है, इसको तो मौका मिल गया। लो जी, मोदी ने साजिश कर दी। फिर कौन से मीम बनने लगे कि जब विनेश फोगाट वजन दे रही थी तो मोदी ने पीछे से वेइंग मशीन पे पैर रखा हुआ है। ये कार्टून देखा ना हमने इसी देश में।
सर ये तो थी विपक्ष की भूमिका। तो ऐसे में सर अब मोदी ने फोन किया, विनेश को ढाढ़स बंधाया, पीटी उषा से बात की। जी विनेश ने किस मुंह से फोन उठाया सर मोदी जी का? खैर छोड़िए, वो हम उस लेवल पे नहीं, सर हम उस लेवल पे नहीं गिरेंगे। मोदी ने तो भारत की बेटी को फोन किया था। मोदी ने भारत की बेटी को फोन किया था। सर मोदी विनेश के लेवल पे नहीं गिर सकते सर, क्यों? गिरना भी नहीं चाहिए। फिर मोदी ने पीटी उषा को फोन किया कि ये हुआ क्या। सर एक बात बताओ ना, जो सपोर्ट स्टाफ है, अच्छा फिर लोग लगे सपोर्ट स्टाफ को गरियाने, आईओए को गरियाने, ये लोग को क्या। सर जो कॉन्टिंजेंट है ना, जो ऑफिशियल कॉन्टिंजेंट है, हालांकि इसका सपोर्ट स्टाफ उसका हिस्सा है, पर ये तो हेलो तक नहीं बोलते किसी को। ये तो वहां ऐसे बिहेव करता है इसका पूरा स्टाफ जैसे दुश्मन देश में आया हो। वो जो 117 लोग खिलाड़ियों का जो कॉन्टिजेंट है, और जो खिलाड़ी और कोचेस और सारे मिला के, ऑफिशियल मिला के 400-500 लोग गए ना, उनके साथ इनका कोई संपर्क ही नहीं। इसका पर्सनल स्टाफ है, वही सारा हैंडल करता है। आपको मालूम है, जो ऑफिशियल कोचेस, जो ऑफिशियल मैस्योर, ऑफिशियल जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि मिशन के साथ गया है, दे कांट इवन टच हर। उसके नजदीक भी नहीं जाते वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो आने नहीं देती, वो आने नहीं देती। बदतमीजी करती उनके साथ। सर आप बताओ ना, मैं आपसे कोई संपर्क ही नहीं रखूं तो आप मेरे घर क्या लेने आएंगे? तो जो ऑफिशियल जितना, फिर जब जब शाम को ये खबर फैली, रात को वहां पेरिस टाइम रात को 9-10 बजे तक ये खतरा मंडराने लग गया था कि वजन ज्यादा है, नहीं टूट रहा है। रात को पेरिस में रात हो चुकी थी और 9-9:30 बज चुके थे, तब इनके पर्सनल स्टाफ ने मिशन के लोगों को सूचित किया कि भैया मेडल तो पक्का हो गया, पर हो सकता है वजन ना आए। तो सर सारे मिशन को एक तरह से जुलाब लग गए, दस्त लग गए। मतलब पूरी मशीनरी हरकत में आई, मिशन का डॉक्टर, मिशन मतलब पूरा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर तो सर एक जैसे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है ना, अब वो सिलकायरा में चल रहा था ना, जब हमारे माइनर्स बेचारे फंसे थे, माइनर्स थे वो वर्कर्स जो टनल में फंसे थे, उस लेवल का रेस्क्यू मिशन टू समहाउ रेस्क्यू विनेश फ्रॉम दिस ओवरवेट प्रॉब्लम। उस वक्त इंडियन मिशन, ओलंपिक मिशन का, इंक्लूडिंग द शेफ डी मिशन, और आपको मालूम है इवन द इंडियन अथॉरिटीज भी सारी रात, मनसुख मंडाविया, मुझे पूरी पक्का सूचना है कि मनसुख मंडाविया ने तुरंत मोदी जी को फोन किया कि सर ओलंपिक से ऐसी ऐसी खबर है। आपको मालूम है मनसुख मंडाविया सारी रात नहीं सोए और मोदी जी को, उनके स्टाफ को सारी रात इन्फॉर्म करते रहे कि सर नाउ वी हैव रीच्ड हियर, सर अब वजन इतना हो गया, सर अब वजन इतना हो गया, अब वजन इतना हो गया। ये बातें पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, पर आई हैव फ्रेंड्स जो कि अभी भी पेरिस में ओलंपिक विलेज में बैठे हैं, मेरी उनसे रेगुलर बात हो रही है। मतलब अभी मैं आपके साथ जब वीडियो बनाने बैठा हूं तो मैं उनसे फोन पे बात करके पूरे अपडेट लेके बैठा हूं। तो सर भारत सरकार तो पूरा प्रयास करेगी। भारत सरकार ने यहां से बाकायदा हरीश साल्वे को भेजा है, क्योंकि जब हो गया सब कुछ, वजन नहीं आया, तो फिर हुआ क्या कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इनकी जगह सेमीफाइनल में जो लड़की क्यूबा वाली हारी थी, उसको जो है अपग्रेड करके फाइनल खिलाया गया, उसने सिल्वर मेडल जीत लिया। अब सर ओलंपिक चार्टर में यह है कि आप मेडल शेयर कर सकते हैं। अब टेक्निकल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी।
दो लोग एक ही मेडल शेयर करते हैं, बट द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स डज नॉट एक्सीड। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर रेसलिंग में एक वजन में 4 मेडल देने हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। अब आप कहते हैं 2 लोगों को गोल्ड दे दो। जैसे आपको याद होगा पिछले ओलंपिक में हाई जंप में 2 लोगों को गोल्ड दिया गया था, फिर सिल्वर नहीं भी दिया था किसी को, फिर 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिलेगा। सिमिलरली अगर आज मान लीजिए CAS अवार्ड कर दे, मान लीजिए अगर ये पहले हो गया होता तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या UWW क्या करती? 2 लोगों को सिल्वर देने के लिए फिर नीचे 2 लोगों को ब्रॉन्ज। सर मैथमेटिकल पजल बन गई ना अब तो। नहीं तो किसका फिर तो ब्रॉन्ज देंगे? हाँ, तो फिर तो किसी का ब्रॉन्ज छीन के इनको सिल्वर देंगे ना। भाई द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैज टू बी 4। अब आप कह रहे हैं कि 2 लोगों को सिल्वर दे दो, 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गए, तो अब ब्रॉन्ज। भाई वहां तो जब हाई जंप में 2 लोगों को गोल्ड दिया था तो सिल्वर किसी को नहीं दिया था। अब इनका तर्क है कि अरे सर क्या फर्क पड़ता है, दे दो एक आधा मेडल फालतू दे दो। सर CAS ऐसे थोड़ी ना फैसला देगा सर, जो ये टेक्निकल। अच्छा, उसके बाद निनाद दोलोविच और UWW भी अपना केस फाइट करेगा कि नहीं, डोंट प्ले विद आवर रूल्स, रूल्स आर रूल्स। रूल ये कहता है कि आपको टूर्नामेंट में मेडल लेने के लिए 2 बार वजन देना है। सर ये सिंपल रूल है, उसको रूल को सिंपली इंटरप्रेट कीजिए ना। रूल बुक के आर्टिकल 11 में लिखा है जी। सर ये लोग तो लग रहा है जैसे यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा मोड में जा रहे हैं कि रहेंगे भाजपा में लेकिन गरियाएंगे भाजपा को। तो UWW के अंतर्गत ही हम फाइट करने जा रहे हैं, पर UWW के रूल्स के खिलाफ ही हम केस करेंगे। आप अकेले तो है नहीं जो दुनिया में कुश्ती कर रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग उस मेडल के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उनके लिए वो कयास ना हो, एक नियमावली, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए फेयर गेम हो। तो ये क्या मानसिकता है सर कि वी शुड बी ट्रीटेड मोर इक्वल देन दी अदर्स। हम बाकी लोगों से ऊपर हैं, हम ही गलत करेंगे, हम ही वजन घटाएंगे, हम अपने कमजोर लोगों से लड़ेंगे लेकिन हमको मेडल चाहिए। तो ये मतलब ये कहाँ, ये एंटाइटलमेंट है या क्या है सर? मतलब या एकदम डूबते को तिनके का सहारा टाइप, या कि तिनके को भी लेके डूब मरेंगे, क्या कर रहे हैं? सर ये एंटाइटलमेंट है। सर ये अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करना है कि हम नियमों से ऊपर हैं। अपने आप को पहले विक्टिम प्ले करना है कि हम तो जी देखे सिस्टम से हार गई पर जापान से जीत गई, सिस्टम हाँ ये से लड़ती लड़ती भी ओलंपिक में जीत गई। कौन से सिस्टम से हार गई भाई तुम? करोड़ों रुपया तुम्हारे ऊपर खर्च किया है भारत सरकार ने, और कहां तुमको सपोर्ट नहीं किया भारत सरकार ने। पर चूंकि हम मेडलिस्ट हैं तो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। मेडल सारे हरियाणा, देखिए एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है कि मेडल तो हम ले आते हैं तो कुश्ती संघ का अध्यक्ष यूपी का क्यों है? सर इस तरीके से दुनिया चलेगी क्या? तो ये जो एंटाइटलमेंट है ये, तो सर हम वापस आते हैं CAS पे। वहां पे क्या बहस होगी? हालांकि मैं कोई वकील नहीं हूं, पर अगर मुझे UWW का पॉइंट रखना होगा तो हम कहेंगे कि जी हमारे खेल की जो पहली अर्हता है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, आर यू अ क्वालिफाइड रेसलर, मतलब हैव यू क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स? पहला। दूसरा, क्या आपका मेडिकली आप फिट हैं? जैसे
क्या आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है किसी क्वालिफायर में? हाँ जी किया है। क्या आप अपने देश की फेडरेशन द्वारा अनुमोदित भेजे गए हैं? फेडरेशन नहीं भेजा है ना। मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया पर WFI ने आपको भेजा ही नहीं, आप जबरदस्ती भाई मैं अपने टिकट लेके चला जाऊंगा जी, है ना। तो क्या आप पहले तो क्वालिफाइड एथलीट है, नंबर 1। नंबर 2 मेडिकल फिटनेस, नंबर 3 वजन। क्या आप उस वजन में भाग लेने के लिए फिट हैं? उतना ही वजन है, 50 किलो के ही हैं आप, तो रूल बुक में स्पष्ट लिखा है कि वजन 2 दिन होगा। एक दिन आपका वजन सही था, एक दिन नहीं था, इसलिए हमको आधा मेडल दे दो। सर मैं एक बात, वैसे मैंने कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार तुम लोग भी ना जिद कर रहे हो, एक काम करो मेडल उस छोरी ताई दे दो, क्यूबा वाली को पट्टा पट्टा इस पे रह दो, कुछ तो दे दो। अरे पूरी थाली मत दो, एक रोटी हाथ में दे दो, ये ऐसे होता है सर क्या? मेडल का पट्टा बड़ा कर दो और बड़ा करके दोनों के गले में एक साथ डाल एक दो। मेडल में दो पट्टे डाल दो, मेडल एक ही रहेगा, दोनों के गले में पट्टा पहना दो। सर लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, यस दिए हैं, कहते मोदी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, मोदी तो इतना सर्वशक्तिशाली है, तुम तो कहो थे मोदी तो वर्ल्ड का लीडर है, यो छोटा 100 ग्राम वजन की छूट नहीं दिवा सकता था। सर ऐसे भी तर्क दे रहे हैं लोग कि मोदी तो इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर है, 100 ग्राम की भी छूट नहीं मिली। सर सब्जी आप मंडी में कद्दू देखिए, तोल रहे थे, 100 ग्राम भी नहीं एक्स्ट्रा दे सकते। सर जीती है जब जापानी से तब मोदी के मुंह पर तमाचा है, पर जब अपनी गलती से हारी है या डिस्क्वालीफाई हुई है तो मोदी मदद करे और मोदी ने हरवाया है। नहीं नहीं, मतलब पहले तो मोदी ने साजिश करके हरवाया है, ये मोदी ने साजिश की है, उसका वजन बढ़ गया। सर अच्छा एक सवाल और है मेरा, जी, ओलंपिक्स में शायद निर्दलीय भी लोग जाते हैं सेल्फ मोड में, विदाउट अंडर द बैनर ऑफ एनी कंट्री। इस बार आपको मालूम है रशिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स इस बार ऑफिशियली, पर उसके खिलाड़ी न्यूट्रल खिलाड़ी बन के, पर सर वो UWW उनको अपना बच्चा कह के पार्टिसिपेट कराता है, वो न्यूट्रल एथलीट्स कहलाते हैं, पर UWW के झंडे के नीचे लड़ते हैं, है ये व्यवस्था। ये कर सकती थी अगर इनको मोदी जी और राजनीति से इतनी तकलीफ थी तो क्यों भारत के नहीं झंडे नहीं, के नीचे गई? उसमें फिर पूरी जैसे WFI को जब सस्पेंशन हुआ था तो WFI की टीम, भारत की टीम WFI के और भारत के झंडे के तले नहीं खेली थी, न्यूट्रल एथलीट, UWW का एथलीट। भाई इसके बेचारे के माँ बाप मर गए, ये मेरा बच्चा है, खिलाड़ी की तो कोई गलती नहीं होती ना, तो हमारे देश में राजनीति चल रही है तो UWW उन बच्चों को अपना बच्चा डिक्लेयर कर देती है, न्यूट्रल एथलीट्स बोलते हैं उनको, वो UWW के झंडे के नीचे खेलते हैं। पर वो फिर पूरा का पूरा देश का कॉन्टिंजेंट जब नहीं होता, ऐसे नहीं है, आप अपने देश की नेशनल फेडरेशन से विद्रोह करके नहीं खेल सकते। तो सर बात यह है कि आज अब संभावना क्या है, अब अंतिम दृष्टि कि आज 9 बजे जब पेरिस टाइम पे जब बहस होगी तो क्या संभावना है? सर देखिए, अब मैं एक बात बताऊं आपको मन से, अपने दिल की बात। जी सर ये बात तो सही है कि मोदी इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ये तो है, और अगर मोदी अपनी जबरदस्त नेगोशिएशन वाली शक्तियां इस्तेमाल करे तो सर एक बात बताऊं, CAS में भी आदमी ही बैठे हैं, कोई भगवान जी आके वहां कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। और सर CAS को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पर वो बहुत दूर की कौड़ी है, ये मैं बहुत दूर की कौड़ी है, वो क्या आपने पत्थर मारा और चिड़िया के लग गया। सर 99.99% चांसेस ये हैं कि UWW अपना केस बहुत स्ट्रांगली फाइट करेगा कि
वजन न आना इज डिस्क्वालिफिकेशन, और इस रूल में किसी किस्म की छूट नहीं दी जा सकती। अगर आप वजन नहीं लाए, अगर आप तो ये नहीं हो सकता कि जी मेरा एक ही दिन वजन ले लो, दूसरे दिन ना। रूल बुक में स्पष्ट लिखा है कि पोडियम पे खड़ा होने के लिए आपको 2 दिन वजन देना है। वो रूल, चूंकि आपने वो शर्त पूरी नहीं की, इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं। बाकी सर होने को तो कुछ भी हो जाता है। नहीं, मैं मोदी जी से सब नियमावलियों के और संविधान के या इस तरीके के खिलाफ या बाहर जाते हुए तो मैंने कभी उन्हें नहीं देखा है। और उनकी ताकत सबसे बड़ी है। क्यों नहीं देखा है? भारत के प्रधानमंत्री ने आजीवन सजा पाए हुए कैदी को प्रेसिडेंट से, यूएस प्रेसिडेंट से बात करके 12 घंटे के अंदर छुड़वा लिया था। मोहम्मद यूनुस के बेटे को 20 साल की सजा हुई थी यूएस में, और यूएस प्रेसिडेंट से सीधे बात की थी इंदिरा गांधी ने, 12 घंटे में इंडिया आ गया था। तो वो तो गिव एंड टेक था सर। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सा गिव एंड टेक हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, समय बताएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इतना ज्यादा समय दिया और इतना ज्यादा डिटेल में हमसे बात की, और अपने दर्शकों को अपने डिटेल में जानकारियां दी, और सबसे सही जानकारियां दी, ऑथेंटिक। आज के इतना न्यूज चैनल, टीवी चैनल सब चल रहा है, लेकिन बस ढंग की बात नहीं करनी, सही बात नहीं करनी, बाकी सब करना उन लोग को। खैर, इसमें एक उम्मीद की किरण आप सही मामलों में सही जानकारी देने के लिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। राम राम जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। सही बातों का दूर जाना बड़ा आवश्यक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।